In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is me, Tayyiba, from the channel M English Coaching Classes. आप में से अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ पुश कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Today's lecture is a sequel to the previous lectures on Russell, Bertrand Russell. आज हम बर्ट्रैंड रसल का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ऐसे फ़िलॉसफी एंड पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं. फ़िलॉसफी एंड पॉलिटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट known essays of Russell. स्पेसिफ़िकली इस ऐसे के मुतालिक अगर बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ हैं जिनको देखने के लिए, जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत प्रॉपर किस्म की गाइड की ज़रूरत है. आई होप कि मैं आपको इंतहाई आसान अल्फाज में अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आपको फ़िलॉसफी एंड पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट समझा पाऊँगी. फ़िलॉसफी एंड पॉलिटिक्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि फ़िलॉसफी एंड पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या. दरअसल फ़िलॉसफी एंड पॉलिटिक्स एक ऐसा मज़मून है, एक ऐसा ऐसे है जो रसल ने लिखा और उसके अंदर उसने जो डिस्कशन की है दैट इज़ it discusses the interrelationship of philosophy and politics. उसके ख़याल में हर फ़िलॉसफी का हर पॉलिटिक्स की एक पॉलिटिक्स की किस्म का किसी न किसी फ़िलॉसफी के साथ ताल्लुक़ ज़रूर होता है. In this particular essay, Bertrand Russell discusses that there is always an interrelationship between political ideas and philosophy. Now, what is philosophy? फ़लसफ़ा का सियासत के साथ क्या ताल्लुक़ है? फ़लसफ़ा होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम फ़िलॉसफी किसको कहते हैं. फ़िलॉसफी इज़ बेसिकली an idea or an attitude that becomes a guiding line for behavior. एक ऐसा एटीट्यूड, ऐसा नज़रिया जो किसी भी बिहेवियर के लिए गाइडिंग लाइन बनता है उसे हम फ़लसफ़ा या फ़िलॉसफी कहते हैं. एंड पॉलिटिक्स इज़ उर्दू में जिसको सियासत कहा जाता है. पॉलिटिक्स से मुराद नज़रियात का वो मजमूआ है जिसके ज़रिए से किसी इलाके के अंदर हुकूमत कायम की जाती है. अब देखना ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिटिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़लसफ़ा हाय जात को किस तरह से फ़ॉलो करती हैं. फ़लसफ़े का सियासत के साथ ताल्लुक़ क्या है. एक चीज़ याद रखिए, इस ऐसे के अंदर जो 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट डिस्कस की गई हैं वो हैं नंबर 1 पीस, नंबर 2 प्रोग्रेस एंड नंबर 3 द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट. बर्ट्रैंड रसल इज़ वेरी मच फेमस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट. वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम दुनिया के ऊपर किसी एक मुल्क की हुकूमत होनी चाहिए. वो मुल्क डेमोक्रेटिकली चोज़न होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए बाय ऑल द अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. और उसके पास ये लेकिन वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए. अब जब वो डेमोक्रेटिक होता है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जितनी भी आवाम होगी या जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसकी राय उसके अंदर मौजूद होगी, मुसद्दक़ा होगी, उसकी
इम्पोर्टेंस होगी, जिस भी मुल्क को चूज़ किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, वो तमाम दुनिया के ममालिक उसको इलेक्ट करेंगे और वो बाहमी रज़ामंदी से उसको अपना हेड बनाएंगे और उनके पास ये ताकत मौजूद होगी कि वो जब चाहें उस वर्ल्ड गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें आज़ादी राय से, बिकॉज़ डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट में आज़ादी राय का होना बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं कि इस ऐसे के अंदर उसने फ़िलॉसफ़ी को किस तरह से डिस्कस किया। ही हैज़ बेसिकली गिवन अस द कॉन्सेप्ट ऑफ टू फ़िलॉसफ़ीज़। एक फ़िलॉसफ़ी हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी के नाम से और दूसरी एम्पिरिकल फ़िलॉसफ़ी। ये दो तरह का फ़लसफ़ाजात हैं जिनको उसका मानना है कि दुनिया में जितनी भी तरह की सियासत रही है, जितनी भी तरह की किंगशिप रही है या कोई डेमोक्रेटिक स्टेट रही है या कुछ भी रहा है, उसके बिहाइंड बेसिकली दो ही आइडियाज़ हो सकते हैं। या तो वो हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी को फॉलो करते होंगे या फिर वो एम्पिरिकल फ़िलॉसफ़ी के फॉलोअर्स होंगे। हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी को जो लोग फॉलो करते हैं उनमें नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 हेगल, नंबर 3 लेनिन। हेगल हिमसेल्फ इज़ बेसिकली जिसके नाम से इस फ़िलॉसफ़ी को रखा गया है हेगेलियन, इसको हेगल के नाम की वजह से ही कहा जाता है। हिटलर वाज वन ऑफ द पर्सन्स जो कि हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड है। और हिटलर का नाम आते ही आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि अगर कोई फ़िलॉसफ़ी को किसी फ़िलॉसफ़ी को हिटलर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फ़िलॉसफ़ी जाबिराना होगी, हाकिमाना होगी, उसके अंदर रज़ामंदी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उसके अंदर क्रुएलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद होगा। इसके अलावा कहा जाता है कि जितने भी रिलीजियस फैक्शंस हैं, जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं, जो डॉगमेटिक होते हैं, जो फैनेटिक होते हैं, जिनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर रिजिडिटी ज़्यादा होती है, ऐसे तमाम लोग जो रिलीजियस होंगे वो इस ग्रुप के साथ रिलेटेड है। अब हम ये देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट जो है हेगेलियन फ़िलॉसफ़ी है, इसके फॉलोअर्स मानते कि नंबर 1 ये लोग आर्बिट्रेरी अथॉरिटी को बिलीव करते हैं। आर्बिट्रेरी अथॉरिटी से मुराद ये कि खुद साख्ता किस्म की अथॉरिटी होगी और अथॉरिटी है। लफ्ज़ अथॉरिटी का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से इसके ऊपर तमाम तर हाकमियत रखते हैं। जो भी अथॉरिटी है वो उसके पास ताकत मौजूद है कि वो लोगों को अपने तरीके से चला सके। The second very important element is unquestioning obedience to the authority. जाहिर है जब आपके पास आर्बिट्रेरी अथॉरिटी होगी, एक खुद साख्ता किस्म की हुकूमत होगी, तो जो पीपल हैं, जो अवाम हैं, they must be unquestioning obedient. It means that they must be so obedient that they must not be asking any question about the authority. वो अथॉरिटी से सवाल नहीं कर सकते, वो जैसा हुक्म होगा उसके मानने वाले होंगे, उसके फॉलोअर होंगे। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगेन डिक्टेटरशिप एंड ऑटोक्रेसी। ये डिक्टेटरशिप है पर बिलीव करती है। डिक्टेटरशिप ऐसी हुकूमत को कहते हैं जो किसी एक फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी से चलती है, उसके हुक्म होते हैं, उसका अपना एक बताए हुए कवानीन और बनाए हुए कवानीन होते हैं। द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ ऑर्डर सिस्टम। ये ऑर्डर पर चलता है। इसमें एक तो चीज़ों की तरतीब जो है ये प्री डिसाइडेड होती है और वो अथॉरिटी ने डिसाइड की हुई होती है, प्लस ये कि उसके अंदर चीज़ें सिस्टम के अंडर चलती हैं। एक सिस्टम जो है वो बना दिया जाता है, एक निज़ाम राइज कर दिया जाता है और हर बंदे को उस निज़ाम को फॉलो करना ज़रूरी होता है। द फिफ्थ वन इज़ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल कंट्रोल। गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो
हर तरह का कंट्रोल रख सकती है लोगों की, इवन प्राइवेट लाइफ्स के ऊपर भी जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होता है। इधर यू आर सपोज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर और नॉट, ये इट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंटल कंट्रोल, इसके अंडर होता है, उसके पास ये ताकत मौजूद होती है। देन द स्टेट इज़ इक्वल टू गॉडहुड, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ कोर्स, जब एंटी डेमोक्रेटिक होगी कोई चीज़, डिक्टेटरशिप पर मबनी होगी या ऑटोक्रेटिक होगी, ओबीडियंस टू अथॉरिटी होगी, तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी नहीं होगी। अनक्वेश्चनिंग का लफ्ज़ यहाँ पर आ गया तो वहाँ पर मतलब ये हुआ कि कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी। द फोर्थ वन थिंग, एट्थ नंबर, सर्वाइवल ऑफ मॉरल्स बाय कीपिंग द पीपल थॉटलेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉरल्स का सर्वाइवल यहाँ पर रहता है और वो कैसे रखा जाता है? बाय कीपिंग द पीपल थॉटलेस एंड फर्म बिलीवर, लोगों का यकीन इतना पुख्ता कर दिया जाता है सर्टन चीज़ों के ऊपर कि वो थॉटलेस हो जाते हैं, वो ये सोचना ही पसंद नहीं करते कि आया कि इसमें दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। जैसा कि मैंने वेरी बिगिनिंग में कहा कि ये डॉगमेटिक अप्रोच होती है। डॉगमेटिक एंड फैनेटिक अप्रोच में बेसिकली होता यही है दैट द पीपल आर रिजिड, दे आर थॉटलेस एंड दे बिलीव the things blindly and they follow things blindly without questioning क्या आया कि ऐसा है या नहीं है। इसमें बहुत सारी जो जैसे हमारे यहाँ सवाब और गुनाह के साथ कुछ चीज़ों को टैग कर दिया जाता है और वो हमने अपने बड़ों से और हमारे बड़ों ने उनके बड़ों से और उनके बड़ों ने उनके बड़ों से सुना हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई किसी अपनी रियल लाइफ के इंसिडेंट्स में से किसी चीज़ को लूँ तो इस चीज़ का फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ब्लैक कैट को ही देख लें, सुपरस्टिशंस जो होती हैं, या झाड़ू को किस रुख में रखना है या नहीं रखना है, उसका मुंह ऊपर की तरफ करके आप नहीं रख सकते, गुनाह होता है। ये देर आर सर्टन थिंग्स, ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो जिनको अनक्वेश्चनेबली फॉलो करते चले जाते हैं हम, और हम उसे गुनाह और सवाब के, क्योंकि हमें शुरू से बताया गया होता है कि ये इसको गुनाह समझा जाता है या ये गुनाह होता है, तो सो हम भी आगे गुनाह बनाकर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो पीपल बिकम थॉटलेस एट दैट पॉइंट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाह रही बिकॉज़ ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि आप रिलीजियस चीज़ों को अगर इस तरह से डिस्कस करें। बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू एंड मी नो दे एग्जिस्ट इन द सोसाइटी एंड पीपल फॉलो इट ब्लाइंडली एंड दे आर थॉटलेस अबाउट their origin, about their reality, and they are not at all ready to believe that there can be anything, experience like thing can be there. तो जो हमारी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात करें वो ये है कि हेगेलियन फ़िलासफ़ी के लोग जो हैं वो इस बात पर बिलीव रखते हैं कि मॉरल्स का सर्वाइवल रहना ज़रूरी है। उसके लिए बेशक लोगों को थॉटलेस कर दें या फर्म बिलीवर्स कर दें। फर्म बिलीवर यहाँ पर एक बड़ी पॉजिटिव सी टर्म इस्तेमाल की गई है। हम उसको डॉगमेटिक नहीं कह रहे हैं, हम उसको रिजिड नहीं कह रहे, हम उसे फर्म बिलीवर कह रहे हैं। एक फर्म बिलीवर वो होता है कि फॉर एग्जांपल किसी का एक फर्म बिलीव है कि मैं फ़लाँ शख्स के पास जाता हूँ और मैं उससे पानी दम करवा के लाता हूँ तो मैं वापस आके वो पीऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। अब ये उसका फर्म बिलीव है कि उसने उस शख्स के ऊपर इतना एतमाद किया हुआ है, उसने बिलीव किया हुआ है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फर्म बिलीव दैट ही गेट्स वेल। आप देखिए कि देर आर सर्टन अदर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड जिसमें हर रिलीजन में उनकी अपनी एक उनका अपना एक फर्म बिलीव है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग देवी और देवताओं को मानते हैं, उन हर बंदे ने अपनी देवी अपना देवता है तो उनको लगता है कि उनका देवता ही उनका खुदा है, वो उनके मसाइल हल कर सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान हैं और उन भगवानों की मुख्तलिफ़ स्पेसिफ़िकेशंस हैं तो इवन उनकी दर पे जाके भी लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं एंड दे आर बिलीविंग दैट वो भगवान जो हैं वो उनके मसाइल हल कर रहे हैं। एंड सेम इज़ द केस कि आप सर्टन लोगों के साथ टैग कर दें, किसी ऐसी एक्शन के साथ टैग कर दें इस चीज़ को कि मैं ये ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली ये फॉर्म बिलीव है आपका।
उसके बाद है जी स्टैटिक परफेक्शन। स्टैटिक परफेक्शन का मतलब ये है कि आप दुनिया में ऐसे रोल मॉडल्स बना के पेश कर दें। देवी देवता का कॉन्सेप्ट है, सूफिया का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा जो अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, या यूँ कह लीजिए कि दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम मॉडल्स के तौर पर पेश कर सकते हैं और उन्हें हम लोगों के दिमागों में मॉडल बना के बस उसको इंजेक्ट कर देते हैं और फिर उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। इसको स्टैटिक परफेक्शन कहा जाता है। जितने भी हेगेलियन फ़िलासफ़ी के फॉलोअर्स हैं वो स्टैटिक परफेक्शन पर बिलीव करते हैं। अगेंस्ट द स्ट्रगल ऑफ बेनिफिटिंग आइडियाज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेगेलियन फ़िलासफ़ी के जो फॉलोअर्स हैं ये बेनिफिटिंग आइडियाज़ के अगेंस्ट हैं, यानी जो भी चीज़ दुनिया में बेनिफिट देने के लिए क्रिएट की जाती है, या यूँ कह लीजिए कि वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलती है, तो ये उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। ये ऐसी स्ट्रगल पे भी बिलीव नहीं करते कि आप ये सोचें कि आप अपने बेनिफिट के लिए कोई चीज़ क्रिएट कर ले, इन्वेंट कर ले या उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। दे आर एंटी स्ट्रगलिंग द बेनिफिटिंग आइडियाज़। देन पीपल आर मेड यूज़ टू विद देयर पुअर स्टेट्स। लोगों को इतना उनकी अपनी स्टेट के साथ, जिस भी किसी हालत में वो होते हैं, वो अगर गरीब हैं और गरीब तर भी हैं इवन, तो उनको उसके साथ इतना यूज़ टू कर दिया जाता है, इतना, जिसको पंजाबी में कहते हैं हिला दिया जाता है, वो इतना हिल जाते हैं उसके साथ, वो इतना रहने के आदी हो जाते हैं उस एक स्टेट के साथ कि उन्हें वो स्टेट बुरी नहीं लगती है, वो उसमें भी तशक्कुर कर रहे होते हैं, वो उसमें भी समझ रहे होते हैं कि दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। हालांकि अगर उनके माइंड में भी ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि नहीं, इसको बेटर किया जा सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है, दे आर बेसिकली एंटी प्रोग्रेस। ये जो हेगेलियन फ़िलासफ़ी के लोग होते हैं, इन लोगों को लगता है कि प्रोग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एंड मैन कांट प्रोग्रेस एंड मैन शुड नॉट प्रोग्रेस, बल्कि वो जिस स्टेट में है उसमें ही वो रहे और उसके ऊपर पूरा यकीन भी रखे और उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारे। स्ट्रॉन्ग एंड डॉगमेटिक बिलीव्स हैं जनाब, ये है हेगेलियन फ़िलासफ़ी के कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी फ़िलासफ़ी है दैट इज़ एम्पिरिकल फ़िलासफ़ी। एम्पिरिकल फ़िलासफ़ी के बड़े बड़े नाम जो हैं वो प्रोटैगोरस, डेमोक्रिटस, एरिस्टोटल, लॉक एंड रसल हिमसेल्फ। ये याद रखने की बात है कि रसल ख़ुद जो है वो एम्पिरिकल फ़िलासफ़ी का फॉलोअर है, और उससे भी अहम पॉइंट है ये वाला कि ऑल साइंटिस्ट एंड लिबरल्स आर बेसिकली रिलेटेड टू दिस क्लास, दैट इज़ एम्पिरिकल फ़िलासफ़ी वाले जो लोग होते हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है? नंबर 1, ये लिबरल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। लिबरल्स मीन्स दे आर हैविंग ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स, दे आर हैविंग ब्रॉडर थाट्स, दे बिलीव इन टॉलरेंस एंड पीस। ये टॉलरेंस और पीस पर बिलीव करते हैं। फेवर मटेरियल थिंग्स, जो अगर हम हेगेलियन फ़िलासफ़ी की बात करें तो वो लोग बिलीव करते हैं कि किसी भी बेनिफिटिंग आइडिया को नहीं आना चाहिए, लेकिन ये लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि आप मटेरियल थिंग्स को इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी यूटिलिटेरियन अप्रोच पर बिलीव रखते हैं ये लोग, और इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है उसका मादी फ़ायदा उठाया जाए। एम्पिरिकल फ़िलासफ़ी है उसी को फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि दे बिलीव इन द फ्री स्पीच। लोगों की राय कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये कि किसी भी गवर्नमेंट का बनना जो है उसमें अवाम का बहुत बड़ा हाथ होता है। अवाम का वहाँ पर राय के साथ हुकूमत बननी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, किंगशिप नहीं होनी चाहिए। पावर वेस्टेड टू द पीपल है, ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक है तो पावर्स वेस्टेड टू द पीपल ही होंगे। इसका मतलब ये है कि हर एक वो शख्स जो वोट देने का अहल है उसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो ये इस बात का फ़ैसला कर सके कि हमारे ऊपर जो हाकिम होगा या हुक्मरान होगा वो कौन होगा। एंटी किंगशिप है, ऑफ कोर्स किंगशिप जो है वो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। एम्पिरिकल फ़िलासफ़ी डेमोक्रेसी इज़ अ पॉलिटिकल आइडिया। तो जो किंगशिप है, जो डिक्टेटरशिप है, जो ऑटोक्रेसी है, ये पॉलिटिकल आइडिया है। तो आप इसकी कनेक्टिविटी को देख लीजिए कि ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप इज़ फॉलोड बाय द हेगेलियन फ़िलासफ़र्स एंड डेमोक्रेसी इज़ फॉलोड बाय द एम्पिरिकल फ़िलासफ़र्स।
ज़ीरो एब्सोल्यूट मोनार्की है जी, किसी किस्म की कोई एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं है। पावर्स आर ऑल वेस्टेड टू द पीपल। एंटी डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, किंग के पास कोई डिवाइन राइट्स नहीं है। डिवाइन राइट्स क्या होते हैं कि जैसे खुदा का एक बनाया हुआ कानून है और आपको उसको फॉलो करना ही करना है। जो आपकी हेगेलियन फ़िलासफ़ी वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि किंग्स के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो लोगों के ऊपर किसी भी तरह के कानून लागू कर सकते हैं, लेकिन ये उसके ख़िलाफ़ हैं। बेनिफिशियल हैं ये लोग जनाब कि बेनिफिट्स पर बिलीव रखते हैं। ऑर्डर विदाउट अथॉरिटी, हाँ जी यहाँ पर भी ऑर्डर मौजूद है, एक तरतीब होनी चाहिए मगर अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। फ्री थिंकिंग है यहाँ पर, ऑफ कोर्स डेमोक्रेटिक है तो फ्री थिंकिंग होगी विद इफेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ फॉर पीपल। लेस पैशंस, पैशंस का बिल्कुल लो इस्तेमाल है। जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है हेगेलियन फ़िलासफ़ी का, वो पैशंस पर बिलीव करता है बिकॉज़ उसके अंदर डॉगमेटिज़म है, उसके अंदर रिलीजियस वो जो फैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पैशंस पर काम कर रहे होते हैं। बिलीव इन डाउट्स, ये डाउट्स पर यकीन रखते हैं, यानी हर चीज़ में शक व शुबा रखना, उसके अंदर कैपेसिटी होना कि इसके अंदर ये ऐसा हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये क्वेश्चनिंग की जा सकती है, रिसर्च की जा सकती है। डाउट से मुराद ये नहीं है कि आपका यकीन डगमगाता है, डाउट से मुराद ये है कि आप उसके अंदर मज़ीद प्रोग्रेस के लिए वर्क कर सकते हैं। बिलीव इन चेंज, ये चेंज पर बिलीव करते हैं और इनका ये मानना है दैट नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज इटसेल्फ। रैशनैलिटी पर बिलीव रखते हैं जनाब, और ये लोग एंटी डगमेटिक एंड एंटी फनेटिक हुआ करते हैं। ये तो था जनाब कॉन्सेप्ट के आपका फ़िलासफ़ी इन पॉलिटिक्स में कौन से तसव्वुरात। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द फ़िलासफ़ी इन पॉलिटिक्स बाय बर्टन रसल के उसने इसके अंदर कहा क्या है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द फ़िलासफ़ी, फ़िलासफ़ी है क्या। व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी? फ़िलासफ़ी इज़ लव फॉर विजडम और नॉलेज। देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ फ़िलासफ़ी। बेसिकली 3 ब्रांचेज ऑफ फ़िलासफ़ी होती हैं। उनमें जो सबसे पहली है दैट इज़ एपिस्मोलॉजी। एपिस्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नॉलेज। एंटोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और मेटाफिज़िक्स। ऑन्टोलॉजी द स्टडी ऑफ रियली रियल, रियलिटी का जो स्टडी है उसको मेटाफिज़िक्स या ऑन्टोलॉजी कहा जाता है। एक्सियोलॉजी द स्टडी ऑफ वैल्यू, ठीक है जी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं बेसिकली फ़िलासफ़ी के। एक उसमें पार्ट होता है एथिक्स का और दूसरा होता है एस्थेटिक्स का। एथिक्स से क्या मुराद है? एथिक्स से मुराद है स्टडी ऑफ मॉरल और वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन वैल्यूज़, मॉरल्स की जब आप स्टडी करेंगे या वैल्यूज़ की स्टडी करेंगे तो उसे आप एथिक्स कहेंगे। जब आप बिहेवियर की या वैल्यूज़ की या मॉरल एटीट्यूड की बात करेंगे तो आप उसे एथिक्स कहेंगे। और एस्थेटिक्स क्या होती हैं? वैल्यूज़ इन सेंस, टेस्ट और ब्यूटी। आपकी एस्थेटिक्स जो होती हैं वो बेसिकली आपकी परसेप्शन जो होती हैं, परसेप्शन सेंसेस जो होती हैं, उनसे जो आप वैल्यूज़ सीखते हैं उनको हम एस्थेटिक्स कहते हैं। इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इसके अंदर बेसिकली है क्या पूरे ऐसे में। बर्टन रसल इन हिज बुक अनपॉपुलर ऐसे ही रोट दिस ऐसे। इन दिस ऐसे ही अटैक्स ऑन द हेगल्स फिलोसफी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या करता है? वो हेगल की फ़िलासफ़ी को अटैक करता है। पीछे मैंने आपको जब 2 फ़िलासफ़ीज़ का समझाया तो मैंने आपको बताया है कि रसल जो है ही वॉज एन एडवोकेट और ही वॉज अ पार्ट ऑफ द एम्पिरिसिस्ट फ़िलासफ़ी एंड ही इज़ एंटी हेगेलियन फ़िलासफ़ी। हेगेलियन फ़िलासफ़ी क्या है? दिस इज़ बेस्ड ऑन डॉगमेटिज़म और एम्पिरिसिज्म जो है ये एंटी डॉगमेटिक है, ये साइंटिफिक है। तो जो हमारा रसल है वो बेसिकली क्या करता है? वो हेगल की फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट है और डिफेंड करता है लॉक की फ़िलासफ़ी। और लॉक की फ़िलासफ़ी क्या है? उसको हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म। बैकग्राउंड क्या है? The background of the essay is Russell starts his essay with the philosophic background of England and Germany. वो जर्मनी और इंग्लैंड में फ़लसफ़े की जो बैकग्राउंड है वहाँ से शुरू करता है और वो ये कहता है कि ब्रिटिश ने जितने भी ब्रिलियंट फ़िलासफ़र्स हैं ब्रिटिश प्रोड्यूस किए हैं, ब्रिटिश नेशन बेसिकली होल्ड करती है फ़िलासफ़ी एज सच इन डिससेटिस्फेक्शन। It is British notions attitude towards philosophy, so the connection between philosophy and politics is weak in England.
जो बरतानवी साम्राज्यत, आपको पता है कि बरतानिया के अंदर जो हुकूमत है वो साम्राज्य हुकूमत है, किंगशिप है। अब चूँकि वो फ़िलासफ़ी पर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं रखते हैं, लिहाजा उनके जो पॉलिटिक्स का कनेक्शन है फ़िलासफ़ी के साथ वो लेसर है, वीक है। दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो है ऑटोक्रेटिक, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली डिक्टेटरशिप है। ऑन द अदर हैंड इन जर्मनी, नाजी फॉलोज द जर्मन आइडियलिज्म एंड इन जर्मनी द कनेक्शन बिटवीन फ़िलासफ़ी एंड पॉलिटिक्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जबकि वो कहता है कि जर्मन नाजीज़ जो हैं वो बेसिकली किस चीज़ पर बिलीव करते हैं, जर्मन आइडियलिज़म पर। तो दे आर नॉट बिलीविंग लाइक मतलब वहाँ पर किंगशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लिहाजा वहाँ पर फ़िलासफ़ी और पॉलिटिक्स का आपस में कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। डेमोक्रिटस, अब आगे चल के वो मुख्तलिफ स्कॉलर्स का जिक्र करता है, जिसमें वो ये बताता है कि सबसे पहले वो जिक्र जिस बंदे का करता है वो है डेमोक्रिटस, और ये वो लोग हैं जिनको वो फॉलो कर रहा है। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके वो एंटी है। रसल फाइंड्स द ओरिजिन ऑफ एम्पिरिसिज्म, क्योंकि वो ख़ुद एम्पिरिसिस्ट है, लिहाजा वो एम्पिरिसिज्म पर ज़्यादा बात करता है। तो वो ये समझता है कि एम्पिरिसिज्म का जो ओरिजिन है वो डेमोक्रिटस के काम से या डेमोक्रिटस की राइटिंग से मिलता है। डेमोक्रिटस वाज अ मटेरियलिस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो एम्पिरिसिस्ट होते हैं वो मटेरियलिस्ट होते हैं, वो यूटिलिटेरियन होते हैं, वो फ्री थिंकर होते हैं। लिहाजा डेमोक्रिटस हिमसेल्फ वाज अ मटेरियलिस्ट, अ फ्री थिंकर, अ यूटिलिटेरियन हु डिसलाइक्ड ऑल स्ट्रॉन्ग पैशंस। पहले भी मैंने बताया कि एम्पिरिसिस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग पैशंस के अगेंस्ट है। एंड अ बिलीवर इन एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन पर यकीन रखते हैं, ये प्रोग्रेस पर यकीन रखते हैं, ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि वक्त के साथ साथ दुनिया जो है वो इवॉल्व हो रही है, और जो ये इवॉल्व हो रही है ये आपके अपने अकॉर्डिंगली होती चली जा रही है। He said that poverty under a democracy is better than richness under autocracy. Very important line, इसको बेशक अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए। Poverty under a democracy is better than richness under autocracy, यानी अगर आप एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंडर हैं और आप पोर हैं तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर है उस स्टेट से कि आप किसी अमीर कबीर मुल्क में हों और आप ख़ुद भी कोई अमीर कबीर शख्स हों, लेकिन आपके ऊपर जो हुकूमत है वो ऑटोक्रेटिक हो। सो पॉवर्टी अंडर अ डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन रिचनेस अंडर autocracy. Democritus' most of work had been destroyed, and the Epicurus wrote a book. In this book, he changed the idea of Democritus. Lucretius rewrite in verse of Epicurus idea, so the work of Democritus in real form is not available. क्योंकि बेसिकली बिलीव किया जाता था कि डेमोक्रिटस के आइडियाज़ इतने फजूल हैं कि ये कहा जाता था कि उसकी जो किताबें हैं उनको जला देना चाहिए। तो ये माना जाता है कि उसकी किताबों को वाकई जला दिया गया था। कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो री राइटिंग से, जो कि ल्यूक्रेटियस ने लिखी किताबें, उनसे एपिक्यूरियस ने जो लिखी उनसे मिलता है, लेकिन आपको कंप्लीट उसकी बुक्स नहीं मिलती। The second one is Plato. Plato, Russell finds the origin of dogmatism in the work of Plato. He was idealist. Plato idealist था, जबकि डेमोक्रिटस आइडियलिस्ट नहीं था। ये डॉगमेटिक है प्लेटो जो है। ही वॉज आइडियलिस्ट, मोनार्की एंड सपोर्ट टोटलिटरिज्म, वो टोटलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करता है। ही ऑल्सो कॉल्ड ट्रेटर बिकॉज a struggle was going on between oligarchy represented by Sparta, Plato's country, and democracy represented by rest of the Greek. He said Sparta need physical gain, and on this base Sparta won this struggle. So on these basis Plato wrote his book Republic. उसने जो अपनी किताब लिखी उसने रिपब्लिक इसी मुद्दे के ऊपर लिखी है, जिसमें उसने एक ऑलिगैर्की जो काइंड ऑफ गवर्नमेंट है कि ऑलिगैर्की जो होती है वो एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो गवर्नमेंट कर रहे होते हैं। यानी एक दो पार्टियां या एक दो धड़े जो होते हैं वो आपस में मिलकर हुकूमत कर रहे होते हैं। हेगल, लेनिन एंड हिटलर वर द डिसाइपल ऑफ प्लेटो। ये तीनों जो है हेगल, लेनिन और हिटलर, ये तीनों डिसाइपल्स हैं, यानी उसके शागिर्द हैं प्लेटो के। लिहाजा वो जो आइडियाज़ प्लेटो के हैं वही आइडियाज़ हेगल, लेनिन और हिटलर के भी हैं। लॉक के क्या आइडियाज़ है? रसल इज़ बेसिकली एन एम्पेरिसिस्ट और वो लॉक को फॉलो करता है। लॉक के आइडियाज़ जो है वो एम्पेरिसिज्म पर बेस्ड है।
Russell defends the philosophy of Locke. Locke's philosophy of empiricism suggests a theoretical justification of democracy. Theoretical justification of democracy है. लॉक के नज़दीक डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके पास इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है और उसने इसके बारे में थ्योरी दे रखी है कि किसी भी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिक्स है, वो बेसिकली डेमोक्रेटिक होनी चाहिए. रिलीजियस टॉलरेशन, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंटल पावर बाय द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, इन चीज़ों पर वो ज़्यादा तो जोर देता है. नंबर 1 थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी. नंबर 2 रिलीजियस टॉलरेशन. रिलीजियसली आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होना है, आपने टॉलरेशन का मुजाहरा करना है. रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए. लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं उनकी कोई लिमिट और रेंज होनी चाहिए. जॉर्ज हेगल, जर्मन जो कि था, उसके आइडियाज़ क्या हैं. रसल अटैक्स ऑन हेगल्स फिलॉसफी एंड इट्स पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. बेसिकली इस ऐसे में उसने हेगल की फ़िलासफ़ी को अटैक किया और उसने इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के, उसके क्या असरात हो सकते हैं वो लिखे. Hegel's philosophy is that true liberty consists in obedience to an arbitrary authority. हेगल ये मानता है कि ट्रू लिबर्टी जो होती है वो बेसिकली ओबीडियंस टू द आर्बिट्रेरी अथॉरिटी पर कंसिस्ट करती होती है. फ्री स्पीच इज़ एन ईवल. फ्री स्पीच उनके ख़याल में ईवल है, जबकि जो एम्पिरिसिस्ट है उनके ख़याल में ये एक बहुत बड़ी खूबी है. एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ गुड. एम्पिरिसिस्ट के नज़दीक एब्सोल्यूट मोनार्की कोई चीज़ नहीं होती, उनके नज़दीक डेमोक्रेसी जो है वो ज़रूरी होती है. वॉर इज़ डिज़ायरेबल, जबकि जो एम्पिरिसिस्ट हैं उनके नज़दीक पीस इज़ डिज़ायरेबल. एंड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स वुड बी अ मिसफॉर्च्यून. और इनके ख़याल में अगर आप कोई ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए बनाई जा रही है, तो वो एक मिसफॉर्च्यून होगी, क्योंकि उससे दुनिया तबाह हो जाएगी. जबकि एम्पिरिसिस्ट का मानना है कि देयर शुड बी वर्ल्ड गवर्नमेंट दैट शुड सेटल ऑल द आइडियाज़, ऑल द डिस्प्यूट्स ऑन द अर्थ. डॉगमेटिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म है क्या जी? These philosophies are opposite to each other as defined below. Number 1, dogmatism. Dogmatism is philosophy in which obedience to an arbitrary authority, free speech is an evil, absolute monarchy is good and war is desirable. Plato and Hegel were dogmatists. Empiricism क्या है जनाब? Empiricism is philosophy in which limitations of governments through system of check and balance, liberty of speech, religious tolerance and anti-war concepts are there. Empiricism is opposite to dogmatism. Democritus and Locke were empiricists. And रसल ने रिकमेंड क्या किया है इस ऐसे में? पूरी डिस्कशन को सम अप करने के बाद रसल ने ये कहा कि empiricism on the basis of its greater truth, Russell accomplishes this essay by recommending empiricism on the basis of its greater ट्रूथ एंड ऑल्सो ऑन एथिकल ग्राउंड्स. उसका ये मानना है रसल का कि एम्पिरिसिज्म को सपोर्ट करना चाहिए ऑन द एथिकल ग्राउंड्स, क्योंकि एथिकली एम्पिरिसिज्म इज़ फार मोर बेटर. एम्पिरिसिज्म इज़ द ओनली फिलोसफी दैट कैन हेल्प मैनकाइंड्स पर्पस इन आवर टाइम. ही स्ट्रांगली कंडेम्स डॉगमेटिज्म. डॉगमेटिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और एम्पिरिसिज्म का वो हामी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. काइंडली आप लोग इसको देख लीजिए. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू कमेंट एट in the subscription and please share your ideas with me. Thank you so much.